आसान है। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप वो करोगे जो आपके लिए आसान है तो आपकी लाइफ मुश्किल हो जाएगी, और अगर आप वो करोगे जो आपके लिए मुश्किल है तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। इसका मतलब ये कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें मुश्किल रास्तों से गुजरना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, प्रयास करने पड़ते हैं, परिश्रम करना पड़ता है, तब जाके कहीं सफलता प्राप्त होती है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का जो हमें टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं और कार्बोक्सिलिक अम्ल की कौन कौन सी रिएक्शंस है इंपॉर्टेंट, जिसमें हम बात करें हेलवोलार्ड-जेलिस्की HBZ के नाम से जानी जाती है, कोल्बे की विद्युत अपघटन अभिक्रिया या फिर हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, टिसेनको अभिक्रिया, ये सारी अभिक्रियाओं को इस वीडियो में हम जानेंगे। तो यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बना के मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो आइए देखते हैं हम कि कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं। तो सिंपल है, जिस प्रकार से हमने देखा था प्यारे बच्चों कि एल्डिहाइड और कीटोन में कौन सा समूह उपस्थित होता है, ठीक है, उसी प्रकार से हम इनको भी इनका अध्ययन करेंगे तो इनमें भी कोई एक स्पेशल समूह उपस्थित होता है जिसके कारण वो क्या कहलाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। तो वो समूह क्या होगा, तो देखिए हम ये कार्बोक्सिलिक अम्ल ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बोक्सिल समूह, कौन सा समूह होता है इसमें, कार्बोक्सिल ग्रुप है ना, उपस्थित होता है। ये कैसा होता है, इसको हम देखें इस प्रकार से, सिंगल बंद C, डबल बंद O और ये OH, ये होता है कार्बोक्सिल समूह। और जिन कार्बनिक यौगिकों में ये कार्बोक्सिल समूह उपस्थित होता है उन्हें हम कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। इस कार्बोक्सिलिक अम्लों के जो हम IUPAC नामकरण पढ़ते हैं तो उसमें हम सेकेंडरी सफिक्स का यूज करते हैं। इसमें हम सेकेंडरी सफिक्स की बात करें तो सेकेंडरी सफिक्स इसमें यूज करते हैं हम ओइक एसिड। क्या यूज करते हैं, ओइक एसिड। जब हम इनका नामकरण IUPAC नामकरण करते हैं तो इसमें हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, ओइक एसिड। इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्लों के तो एक तो होगा हमारे पास में HC, डबल बंद O और ये OH, ठीक है। इसका नाम है फार्मिक अम्ल या फार्मिक एसिड। इसका एक और नाम है IUPAC नाम मेथेनोइक एसिड, फार्मिक एसिड, ठीक है, फार्मिक एसिड। और वैसे इसको हम मेथेनोइक अम्ल बोलेंगे, मेथेनोइक अम्ल, ठीक है। क्या लिखेंगे इसको हम, मेथेनोइक एसिड, या IUPAC नाम और प्रचलित नाम इसका फार्मिक एसिड, ठीक। दूसरा एग्जांपल देखिए, यहाँ पर लिखा हमने CH3, C डबल बंद O और ये OH, ठीक है। दो कार्बन है, दो कार्बन तो इथ और ओइक अम्ल, इथेनोइक अम्ल। क्या नाम हो जाएगा इसका, इथेनोइक अम्ल। और इसका भी एक प्रचलित नाम होता है, वो है एसेटिक एसिड। क्या है, एसेटिक एसिड, ठीक है। और वैसे हम देखें तो इथेनोइक है ना, इथेनोइक एसिड, ये उसका IUPAC नाम होगा, ठीक। एसिटिक एसिड प्रचलित नाम है इसका, इथेनोइक एसिड इसका IUPAC नाम है, ओके। एक और एग्जांपल देखें हम, तीसरा एग्जांपल, इसमें रिंग के साथ में यदि इस प्रकार का कार्बोक्सिल समूह उपस्थित हो, ये वाली रिंग हो गई, यहाँ पर C डबल बंद O और इस प्रकार हमने इधर दिखा दिया OH, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बेंजोइक एसिड। इसका नाम क्या है, बेंजोइक एसिड, ठीक। तो इस प्रकार की ये किसके एग्जाम्पल है, ये कार्बोक्सिलिक अम्लों के एग्जाम्पल है। और भी आएंगे, कार्बन श्रृंखला बढ़ती जाएगी। कहने का तात्पर्य कि जिनमें COOH समूह उपस्थित होता है वो सारे क्या कहलाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं, ओके बच्चों। कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर क्लियर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हेलवोलार्ड-जेलिस्की अभिक्रिया क्या होती है, ठीक। हेलवोलार्ड-जेलिस्की अभिक्रिया में हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल, जैसे यहाँ पर मैं ले रहा हूँ CH3, COOH, राइट, इथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल लिया मैंने, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना। और
प्यारे बच्चे ध्यान रखना है कि यहाँ पर इस कार्बोक्सिलिक अम्ल में ये वाला समूह क्रियात्मक समूह होता है। क्रियात्मक समूह के पास वाला जो कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन होगा और अल्फा कार्बन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु अल्फा हाइड्रोजन परमाणु कहलाते हैं। ठीक, ये बात आपको याद रखना है। तो जैसे ही हम इस कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हैं ना, की क्रिया जब हम क्लोरीन के साथ करते, किसके साथ में, क्लोरीन Cl2 के साथ में, किसकी उपस्थिति में, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, रेड फास्फोरस की उपस्थिति में करते हैं, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित राइट अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। क्या करें हम कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया या फिर अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ करते हैं, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तो इस अभिक्रिया को हेल-वोलार्ड-जेलिंस्की अभिक्रिया या HVZ अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो अब बनेगा क्या, देखिए हमने कहा कि ये अल्फा हाइड्रोजन परमाणु कितने, यहाँ पर 3 है, ये तीनों हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा, मतलब स्थान बदल लेंगे। तो हमें यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल किसके चाहिए, क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ ये 3 हाइड्रोजन परमाणु के पास में इसके स्थान पर 3 क्लोरीन परमाणु यहाँ आ जाएंगे और ये 3 हाइड्रोजन परमाणु इस क्लोरीन परमाणु के स्थान पर चले जाएंगे, राइट। बात समझ आ रही ना, क्या बनेगा, CCl3 सिंगल बन COOH प्लस 3HCl, ओके। इसका नाम क्या है, ट्राइक्लोरो इथेनोइक अम्ल या ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल। क्या नाम है इसका, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ओके। इस अभिक्रिया को हम बड़ी करके भी लिख सकते थे। हम हर बार एक एक क्लोरीन परमाणु को यहाँ पर प्रतिस्थापित करते, एक हाइड्रोजन परमाणु को निकालते। हमने एक साथ 3 मॉलिक्यूल ले लिए और तीनों हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर दिया, ठीक। तो ये हमारी अभिक्रिया कौन सी, हेल-वोलार्ड-जेलिंस्की अभिक्रिया। आपको क्या लिखना है, आपको ये लिखना है कि जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ करते हैं, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। इस अभिक्रिया को हेल-वोलार्ड-जेलिंस्की अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो हेल-वोलार्ड अभिक्रिया के बाद अब हम देखेंगे कोल्बे की विद्युत अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। ये अभिक्रिया क्या होती है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस अभिक्रिया में, कोल्बे की विद्युत अपघटन अभिक्रिया में, एक तो होता है सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट को मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ, ये इस प्रकार से, ठीक है। इसके 2 मॉलिक्यूल लूँगा सोडियम एसीटेट के, CH3C डबल बन O एंड ये ONA, ठीक है, सोडियम एसीटेट। इस सोडियम एसीटेट के सांद्र जलीय विलयन का, ठीक है, क्या करते हैं हम, सांद्र जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करते हैं। क्या करते हैं, विद्युत अपघटन, प्लस इस प्रकार से जल के 2 मॉलिक्यूल भी हम लेंगे और यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे, इसका जल अपघटन कर देंगे, सॉरी विद्युत अपघटन। क्या करना, हमें विद्युत अपघटन करना है इसका, ठीक है। सोडियम एसीटेट के सांद्र जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करते हैं तो होगा क्या, कहाँ से क्या टूट रहा है ये देखिए और क्या बनेगा, है ना। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से क्या होगा कि जैसे हम इसका विद्युत अपघटन करते हैं तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल, एक ये और एक ये, इस प्रकार से 2 मॉलिक्यूल बाहर हो जाएंगे। उसके साथ में यहाँ से ये दोनों Na और अपने साथ में ये OH को लेके बाहर हो जाएंगे, यहाँ से ये, ठीक। उसके साथ में ये दोनों हाइड्रोजन H2 के रूप में बाहर हो जाएंगे। तो क्या क्या बाहर हो रहा है, CO2 के कितने मॉलिक्यूल, 2, NaOH के कितने, 2,
H2 मीन्स हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और फिर क्या बचा, CH3 और CH3, तो ये बना लेंगे यहाँ पर CH3 सिंगल बन CH3 प्लस जो बना उसको सबको लिख दो। CO2 कितने बने, 2 CO2 प्लस NaOH कितना बना, 2 NaOH प्लस H2, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें यहाँ पर इथेन प्राप्त होता है, मीन्स एल्केन प्राप्त होता है ना। क्या प्राप्त होता है, इथेन। और ये इथेन यहाँ एनोड पर प्राप्त होता है और एक कैथोड पर प्राप्त होता है। इस विद्युत अपघटन विधि पर अभिक्रिया में हमें इथेन कहाँ प्राप्त होता है, एनोड पर, और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें कैथोड पर प्राप्त होता है। तो अब आपको क्या लिखना है ये देखिए, जब सोडियम एसीटेट, इसका नाम क्या है, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट के सांद्र जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करते हैं तो हमें एनोड पर, है ना, तो हमें एनोड पर इथेन प्राप्त हो जाता है तथा कैथोड पर NaOH प्राप्त हो जाता है। इसे कोल्बे की विद्युत अपघटन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो कोल्बे की विद्युत अपघटन विधि हो गई। अब हमारे पास में हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, ठीक है, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। इसको देखिए, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में CH3 सिंगल बन C डबल बन O और ये होता है NH2, है ना। इसको बोलते हैं एसिड एमाइड। क्या बोलते हैं इसको हम, ठीक है, एसिड एमाइड। तो इस एसिड एमाइड को हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रोमीन भी होता है साथ में प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल होते हैं KOH के। इनको लेकर हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है। जैसे ही हम गर्म करते हैं तो हमें यहाँ पर प्राप्त होता है, देखिए जब इनको गर्म करेंगे तो यहाँ अगर हम देखें तो 2 ब्रोमीन परमाणु 2 पोटेशियम परमाणु के साथ में बाहर होते हैं और वो इस प्रकार से बनाते हैं 2KBr प्लस साथ में 2 पोटेशियम एटम गए यहाँ से और 2 ब्रोमीन गया 2KBr के रूप में, ठीक है। अब 2 पोटेशियम परमाणु और बचे, है ना। तो यहाँ पर 2 पोटेशियम परमाणु और 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन, कितने, 3 ऑक्सीजन, वो इस रूप में बाहर होते हैं K2CO3, ठीक है, और प्लस अब यहाँ पर बचे 4 हाइड्रोजन परमाणु, है ना, और ऑक्सीजन परमाणु कितने बचे, 2 बचे। कितने बचे, 2, टोटल 5 थे हमारे पास में, 3 यहाँ यूज हो गए, तो ये बना लेंगे 2H2O, ठीक। और यहाँ पर जो हमारे पास में शेष बचेगा वो CH3NH2 बचेगा। क्या बचेगा, CH3NH2, इस प्रकार से, ठीक। तो ये रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। मतलब प्राप्त क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन, ठीक है। ब्रोमीन या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब इसे हमें थ्योरम कैसे लिखना है, देखिए जब किसी एसिड एमाइड को ब्रोमीन और KOH के साथ गर्म करते हैं तो हमें 1 डिग्री एमीन प्राप्त होता है, प्राथमिक एमीन बोलते हैं इसको, 1 डिग्री एमीन प्राप्त होता है। ये जो 1 डिग्री एमीन प्राप्त होता है इसमें एसिड एमाइड की तुलना में 1 कार्बन कम होता है। देखिए यहाँ एसिड एमाइड में 2 कार्बन है, यहाँ पर 1 ही कार्बन है, ठीक है, 1 कार्बन कम होता है। तो इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। अब इसका उपयोग हम क्यों करते हैं, तो प्यारे बच्चों हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया का उपयोग हम इसलिए करते हैं ताकि कार्बन परमाणु की संख्या को कम किया जा सके। कहने का मतलब है कार्बन परमाणु की संख्या को कम करने के लिए हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है, ठीक है। लिखिए इसे। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया को समझने के बाद अब हम पढ़ेंगे टिसनको अभिक्रिया। देखिए इस अभिक्रिया में हमें क्या करना है, एसिटल्डिहाइड की क्रिया करानी है। एसिटल्डिहाइड इस प्रकार से हम लिख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारे पास में एसिटल्डिहाइड प्लस एक और मॉलिक्यूल लेंगे हम, तो इस प्रकार से लिए हमने ये वाला मॉलिक्यूल, है ना, इसको ऐसे लिखते हैं हम, डबल बॉन्ड OC
H और ये CH3, ठीक है, एसिटल्डिहाइड। 2 मॉलिक्यूल हमने एसिटल्डिहाइड के, है ना। यहाँ पर उपस्थित होता है एल्यूमिनियम एथॉक्साइड। एल्यूमिनियम एथॉक्साइड का है तो C2H5O थ्राइस Al, ठीक है, इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम एथॉक्साइड। तो आपको क्या करना है, एसिटल्डिहाइड को, ये दोनों अणु किसके, दोनों अणु है ये एसिटल्डिहाइड के, ओके, ये भी एसिटल्डिहाइड है और ये भी एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड। क्या बनेगा हमें ये देखना है। तो यहाँ इस प्रकार से इसमें अरेंजमेंट होता है कि ये वाला जो, इसकी बात करें हम, ये हाइड्रोजन परमाणु यहाँ से ये मान लो कि इस कार्बन के साथ में जुड़ जाता है, ठीक है, और कार्बन हमेशा 4 बंध बनाता है ना। तो यहाँ का ये वाला बंध उठ के इन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आ जाता है। इस प्रकार देखिए, CH3 सिंगल बंध C, डबल बंध O, सिंगल बंध O, सिंगल बंध, और ये CH2 एंड CH3, ठीक है, मतलब ये जुड़ रहे, संघनित हो रहे, इकट्ठा हो रहे। इसको हम बोलते हैं एथिल, और ये एसीटेट, इसका नाम क्या है, एथिल एसीटेट, या इसको हम एस्टर भी कहते हैं, ठीक है। कि जब एसिटल्डिहाइड को एल्यूमिनियम एथॉक्साइड के साथ अभिकृत करते हैं, एसिटल्डिहाइड के 2 अणु संघनित होकर एथिल एसीटेट या एस्टर का निर्माण कर देते हैं। तो इस अभिक्रिया को टिसेनको अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी रिएक्शन समझ में आए होगी।